हेलो बच्चों, तो आज हम आ चुके हैं क्लास 10th मैथ की न्यू सीरीज के साथ, जिसमें हम आपको आज की वीडियो में चैप्टर नंबर 1 यानी वास्तविक संख्याओं का इंट्रोडक्शन आपको कराएंगे। अगर आपको मैथ सीखना है, अपने अंदर से मैथ का डर आपको खत्म करना है, तो बच्चों चैप्टर की शुरुआत बेसिक से किया करो। मैं गारंटी के साथ आपसे कह सकता हूं कि आपको मैथ आसान लगने लगेगा। इसी वजह से मैं आपको आज की वीडियो में चैप्टर नंबर 1 का बेसिक लेकर आया हूं। तो मैं आपको सिखाऊंगा सबसे पहले वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय क्या होती है। तो सबसे पहले लेकर चलता हूं आपको वास्तविक संख्याओं पर। तो बच्चों, आपने 9th क्लास में वास्तविक संख्याओं की परिभाषा पढ़ी होगी। क्या पढ़ी होगी? कि वह संख्या जिसे हम रेखा लाइन पर दर्शा सकें उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ऐसा आपने बच्चों 9th क्लास में पढ़ा होगा, उम्मीद करता हूं। अगर नहीं भी पढ़ा हो तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको आज की वीडियो में सभी संख्याओं को सिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तो वास्तविक संख्याओं के अंदर कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। सबसे पहले बात करेंगे नंबर 1 पर। तो नंबर 1 आपकी आती है प्राकृतिक संख्या, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। तो बच्चों, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट अनंत तक जाते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब बात करते हैं बच्चों नंबर 2 पर। तो 2 आपकी है पूर्ण संख्या, इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चों इसे? होल नंबर। और ये होल नंबर क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट अनंत तक जाते हैं, उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो बच्चों आएंगे अब नंबर 3 पर। नंबर 3 है आपकी पूर्णांक संख्या, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे? इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर बच्चों कौन से होते हैं? अगर हम राइट साइड में चले तो पॉजिटिव नंबर, अगर लेफ्ट साइड में चले तो नेगेटिव नंबर। तो वह नंबर वह संख्या जिसमें पॉजिटिव भी संख्याएं आती हों और नेगेटिव भी संख्याएं आती हों, उन्हें हम क्या बोलेंगे बच्चों? पूर्णांक संख्या। चलो बच्चों, हम चलते हैं अब चौथे नंबर पर। चौथे नंबर पर आती है आपकी परमेय संख्या, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे? रेशनल नंबर। अब ये रेशनल नंबर किसे कहते हैं? जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें। लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई है बच्चों, लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो हमारी परमेय संख्या कहते हैं। लेकिन ये P और Q कौन सी संख्या हो सकती है बच्चों? कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकती है। तो आपने बच्चों इतना 9th क्लास में भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ा होगा, लेकिन अब समझने वाली बात बच्चों यहां है कि परमेय संख्या कितने प्रकार की होती है। तो मैं आपको बताऊं कि परमेय संख्या 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 शांत आवृत्ति, नंबर 2 अशांत आवृत्ति। अब आपके अंदर जवाब उठ रहा होगा कि अब ये शांत आवृत्ति और अशांत आवृत्ति वाली संख्याएं कौन सी होती हैं। तो मैं आपका जवाब को बंद करने के लिए मैं आपको बताऊं तो शांत आवृत्ति आपकी वह संख्या होती है अगर हम हर से अंश में भाग लगाएं। यदि हर से अंश में भाग लगाएं, यदि पूरा भाग चला जाए, या पॉइंट से पहले चला जाए या पॉइंट के बाद जाए, यानी संख्या रुक जाए, वह आपकी शांत आवृत्ति संख्या कहलाती है। बच्चों सीख चुके हैं? अगर नहीं भी सीखे तो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, सिखा के जाऊंगा, ये मेरी गारंटी है बच्चों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जांपल की। तो जैसे मैंने लिखा 5/4, तो देखो 5/4 यानी 4 का लगाएंगे 5 में भाग, तो 4 एकन 4, कितना बचा बच्चों? 1 बचा, लगाएंगे पॉइंट, 10 हो गया, 4 दूनी 8, फिर 2 बचे, 20 हो गया, 4 पंजे 20। देखो बच्चों, पॉइंट के बाद जो संख्या वो रुक गई है, यानी पूरा भाग चला गया है। अब इसका मतलब ये कौन सी संख्या होगी? कि ये शांत आवृत्ति। अगर हम दूसरा भी एग्जांपल लें, जैसे 16/2, तो देखो 2 का भाग आप लगाएंगे 16 में, तो 2 8 16, तो ये कौन सी संख्या है? ये है आपकी शांत आवृत्ति। इन्हीं को क्या कहते हैं बच्चों? परमेय संख्या। चलो अब नंबर 2 पर बात कर लेते हैं, अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति कौन सी संख्या होती है बच्चों? वह संख्या जब हम हर से अंश में भाग लगाएं, वह संख्या
जब हम हर से अंश में भाग लगाएं तो पॉइंट के बाद संख्या का रिपीटेशन चालू हो जाए और वो संख्या कभी खत्म ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? अशांत आवृत्ति। जैसे बच्चों एग्जाम्पल में मैं बात करूं तो 10/3, अगर 3 का आप 10 में भाग लगाएंगे तो आपने भाग लगाने के बाद देखा होगा कि 3.3333 चलता जाता है। इसे रोकने के लिए हम क्या करते हैं कि पॉइंट के बाद जो संख्या का रिपीटेशन होता है उसी पर लगा देते हैं क्या? बार। तो ये आपकी अशांत आवृत्ति संख्या होती है और इन्हीं को क्या कहेंगे? परमेय संख्या। तो बच्चों उम्मीद करता हूं आप परमेय संख्या के दोनों टाइप सीख चुके होंगे। तो अब हम आपको लेकर चलते हैं अपरमेय संख्या पर। लेकिन अपरमेय संख्या पर पहुंचने से पहले मैं आपको परमेय संख्या में एक बात और बताऊं, क्योंकि बच्चों मैं नहीं चाहता आपका कोई भी छोटा से छोटा पॉइंट बचे आपसे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तो बच्चों आपकी जो 10th क्लास में है, आपसे 10th क्लास में क्या कहेगा कि आपको शांत और अशांत संख्या बतानी है, यानी जो P/Q के रूप में लिखी हुई है ना, उसको आपको शांत और अशांत के रूप में बतानी है। लेकिन उसकी शर्त होगी, क्योंकि आप तो भाग लगाकर बता सकते हो कि कौन सी शांत है कौन सी अशांत है, लेकिन बच्चों आपको कैसे बतानी है? वो कहेगा बिना भाग किए आपको शांत और अशांत बतानी है। फंस जाओगे, फिर क्या करोगे? तो मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। सबसे पहले आपको P/Q के रूप में जो संख्या दिखाई देगी, जो हर में है यानी Q, उसका करेंगे आप गुणनखंड। बच्चों सीख लेना, आपको काम आने वाली है एक्सरसाइज में, और एक्सरसाइज में फिर से और सिखाऊंगा मैं। तो Q के करनी है गुणनखंड। यदि गुणनखंड अगर 2 का गुणनखंड है या इंटू में 5 का भी है, यदि के दोनों गुणनखंड है इंटू में, तो आपकी संख्या जो है परमेय संख्या वो शांत आवृत्ति वाली होगी। निश्चित रहे, वो यदि 2 और 5 वाली अगर संख्या है तो वो शांत आवृत्ति वाली होगी। अगर इनके साथ बच्चों, अगर इन दोनों के साथ अगर 3 का गुणनखंड या 7 का गुणनखंड और आ जाता तो वहां पर वो अशांत बन जाती। लेकिन अब और तरीके से सीखें बच्चों, अगर मान लो ये दोनों ना आकर केवल 2 ही का गुणनखंड होता, आपने देखा होगा जैसे कि अगर हमारा 4 है, अगर एग्जांपल मैं आपको लेता हूं, जैसे मैंने लिया बच्चों 8 लिया, तो 8 के आपने देखे होंगे गुणनखंड की 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना है? 2 की पावर 3। तो 8 के गुणनखंड में मतलब 5 का गुणनखंड नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब बच्चों अगर कहानी अगर ये होती कि 2 ही का ही गुणनखंड आता तो क्या वो भी शांत आवृत्ति होती? बिल्कुल सही, वो भी शांत आवृत्ति होती। बच्चों याद रखना, अगर 2 की पावर ही आ रही है ओनली तो वो भी शांत होगी। अगर हम बात करें अगर 5 का भी मतलब 5 का ही गुणनखंड आता तब भी वो आपकी शांत आवृत्ति होती, बिल्कुल शांत आवृत्ति होती। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आप क्या सीखे हैं यहां से? आप यहां से सीखे हैं कि यदि 2 का गुणनखंड और 5 का गुणनखंड 7 है इंटू में तब भी वो शांत होगी, या केवल 2 का ही गुणनखंड है तब भी वो शांत होगा, या केवल 5 का ही गुणनखंड है तब भी वो शांत होगा। लेकिन इनके साथ अगर 3 का गुणनखंड आ जाए या 7 का आ जाए तो वहां पर वो अशांत आवृत्ति संख्या बन जाती है। तो बच्चों अब मैं इसी कंसेप्ट को एक्सरसाइज में अच्छी तरह से कराने वाला हूं। अब हम आपको लेकर चलेंगे अगली संख्या पर, यानी अपरमेय संख्या। अब अपरमेय संख्या बच्चों क्या होती है? इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते उन्हें हम अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √5। दूसरी भाषा में सीखें तो हम ऐसा भी सीख सकते हैं, वह संख्या जिसका पूर्णतः वर्गमूल नहीं आता उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? अपरमेय संख्या। अब ये कितने प्रकार की होती है? अरे बच्चों ये तो सीख लो, ये कितने प्रकार की होती है? ये एक ही प्रकार की होती है। कौन सी बच्चों? अशांत अनावर्ती। नाम से पता चल गया होगा, अनावर्ती। इसका मतलब पॉइंट के बाद जो संख्या आने वाली है वो पहले नंबर तो एक जैसी नहीं आएगी, यानी रिपीटेशन नहीं होगा और वो कभी खत्म भी नहीं होने वाली।
तो वो आपका अशांत अनावर्ती कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल मैं √2 का आप मान जानते हो 1.414 मतलब डॉट डॉट चलता जाता है और देखो पॉइंट के बाद कोई भी संख्या का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, इस वजह से ये क्या है अशांत अनावर्ती। बात करें √3 की तो √3 का मान 1.732 डॉट डॉट, ये भी कभी खत्म नहीं होता, पॉइंट के बाद देखो कोई भी संख्या का रिपीटेशन नहीं है, इस वजह से क्या है ये अशांत अनावर्ती बच्चों। तो अब हम सिखाएंगे आपको भाज्य संख्या। क्या सिखाएंगे बच्चों? भाज्य संख्या। अब यहां से आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट संख्या चलने वाली है, इसीलिए इसे आपको ढंग से सीखना है। थोड़ा सा मैं पानी से पी लेता हूं बच्चों, क्योंकि गला सूख चुका है। तो बच्चों लेके चलते हैं आपको भाज्य संख्या पर। अब भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो 2 से अधिक अंकों से कट जाए। बच्चों सीख लेना, वैसे तो आपने पढ़ भी लिया है इनको, लेकिन आपको क्या सीखना है, क्योंकि संख्याओं को रटना नहीं होता है, सीखना होता है। क्योंकि ये 9th में भी आती है, 10th में भी आती है, 11th में भी आती है, 12th में भी आती है, आगे पढ़ोगे तो आगे भी आएंगी, इस वजह से आपको इनको सीखना है। तो मैंने क्या बताया था बच्चों, याद करोगी कि वह संख्या जो 2 से अधिक अंकों से कट जाए उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। चलो सीख लेते हैं कौन कौन सी संख्या है 2 से अधिक अंकों से कटे। अगर हम दूसरे तरीके से अगर बात करें इसी में, ये भी कह सकते हैं कि वह संख्या जो खुद से कटे और 1 से कटे, अन्य किसी और संख्या से कट जाए, तो वह आपकी भाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे मैं आपको बताऊं, सबसे पहले 1 लूं तो बताओ 1 भाज्य संख्या होगी। अरे देखो क्या 1 कौन कौन सी संख्या से कट सकती है? 1 से कट सकती है, और किससे कट सकती है? अरे भाई 1 से ही कटेगी, और कहां है, इस वजह से ये भाज्य संख्या नहीं होगी। चलो बात करते हैं 2 की। तो देखो 2 से कटेगी और 1 से कटेगी, और किससे कटेगी? नहीं कटने वाली और किसी से, तो इसका मतलब ये तो 2 ही अंकों से कट रही है, तो ये भी भाज्य नहीं होगी। चलो बात कर लेते हैं 3 की। अरे भाई 3 तो बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि 2 ही की तरह है ये भी। चलो भाई 4 की बात कर लेते हैं। तो 4 आपको पता है 4 से कट जाएगी, 1 से कट जाएगी, और बच्चों 2 से कट जाएगी। तो आपको पता चल गया पहली भाज्य संख्या कौन सी है? 4। पहली भाज्य संख्या 4 है। अब आपको पता चल गया होगा कि अगली 6 आने वाली है, और अगली उसके बाद 8 आने वाली है, उसके बाद 9 में कंफ्यूज मत हो जाना बच्चों। देखो 9 3 से भी कट रही है, 9 से भी कट रही है, और 1 से भी कट रही है, तो आ गया ना 2 से अधिक अंकों से। तो इस वजह से 9 भी होगी, 12 भी होगी, और 14 भी होगी, 15 भी होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सीख भी गए होंगे, सीधी सी बात है। तो बच्चों चलो अब आपको लेकर चलते हैं अभाज्य संख्या पर। अभाज्य संख्या क्या होती है बच्चों? अभाज्य संख्या को इंग्लिश में कहेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वह नंबर होते हैं जो 2 ही अंकों से कटे, खुद से और 1 से, खुद से और 1 से, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं बच्चों। चलो सीख लेते हैं इसी प्रकार जो ऊपर सीखी थी। तो पहले हम 1 की बात करें तो देखो 1 से कटती है, और किससे कट जाएगी? नहीं कटेगी। इसका मतलब इसके साथ तो भाई बलात्कार हो गया, ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। तो बच्चों याद रखना, ना भाज्य संख्या होती है ना अभाज्य होती है। चलो 2 की बात करें तो 2 से कटेगी, 1 से कटेगी, और यही तो हमें चाहिए, तभी तो अभाज्य होगी। और बात करें 3 की तो 3 से 1 से बिल्कुल सही है, ये भी होगी। अगर हम बात करें 5 की तो भाई ये भी बिल्कुल होगी। अगर हम बात करें 7 की तो 7 भी 7 से कटती है और 1 से कटती है। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आपको संख्याओं को काटना जरूर आता होगा और आप सीख भी गए होंगे। अगर हम सिंपल सी बात करें तो वह संख्या जो भाज्य संख्या नहीं होती उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। ठीक है बच्चों, चलो फिर अब आपको लेकर चलता हूं 8 नंबर पर। अभी 8वें पर आती है आपकी सह अभाज्य संख्या। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर। अब जी को प्राइम नंबर क्या होते हैं? वह संख्या जिनका HCF 1 आता हो, वह संख्या जिनका HCF बच्चों निकाले हैं, यानी महत्तम समावर्तक निकालने हैं, तो 1 आना चाहिए, वो आपकी सहभाज्य संख्या होगी। अब बच्चों मैं अगर आपसे एक सवाल करूं यहां से,
अगर मैं आपसे कहने लगा 8 सहभाज्य होगी तो आप कहेंगे डाटा अनकंप्लीट है, क्योंकि यहाँ पर एक हमेशा एचसीएफ निकालने के लिए पेयर होना बहुत जरूरी है, यानी जोड़ा होना बहुत जरूरी है। अगर मैं बात करता 8 और 5, हाँ अब हम जरूर कह सकते हैं कि 8 और 5 का यदि हम देखें तो देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 एकन 8 और वही 5 एकन 5। आप देखेंगे इसमें कॉमन क्या है कि कॉमन इसमें 1 आ रहा है, तो इस वजह से एचसीएफ क्या आएगा इसका 1। 1 आएगा तो यही तो सहभाज्य है। तो बच्चों मैं आपसे उम्मीद करता हूं आपको वास्तविक संख्याएं समझ में आ गई होंगी। ये इतनी सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं के अंदर आती हैं। चलो बच्चों, अगर आपने वास्तविक संख्याएं सीख ली हैं तो अब चलते हैं यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय पर। अब हम आपको सिखाएंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय क्या होती है। तो बच्चों आपने छोटी छोटी क्लासों में एचसीएफ निकाला था गुणनखंड विधि द्वारा, लेकिन अब यूक्लिड जी ने लंबी विभाजन विधि द्वारा आपको एचसीएफ सिखाया है। तो अब आपको भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालना है लंबे समय में। तो बच्चों कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपने छोटी क्लासों में आपने भाग दिए हो तो आपने वहां देखा था कि आप जब भाग देने के बाद कि आपका भाग सही है गलत है उसको चेक करने के लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था। कौन सा फॉर्मूला बच्चों कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाज्य को ए से डिनोट कर देता हूं, भाजक को बी से, भागफल को क्यू से और शेषफल को आर से। वहां भाग देते समय बच्चों आपने देखा था कि जो शेषफल का मान है या तो 0 आता है या 0 से बड़ा आता है और भाजक से छोटा आता है। अब बच्चों हम यहां देख लेते हैं कि ये भाज्य भाजक भागफल शेषफल क्या होते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेकर मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैंने 4 का भाग लगाया 18 में, तो आपने देखा भाग लगाकर 4 चौक 16 हुआ, कितना बचा 2। तो आप जानते हो कि जिससे हम भाग लगाते हैं वो तो आपका होता है भाजक, और जिसमें हम लगाते हैं वो आपका कहलाता है भाज्य, और जितनी बार जाता है उसे हम क्या कहेंगे बच्चों भागफल, और बच्चों जितना बचता है उसको क्या कहेंगे शेषफल। आप बच्चों इसको जानते भी होंगे लेकिन मैंने आपको फिर भी एक बार बता दिया है। तो बच्चों अब हम सीखेंगे कि अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं भाग द्वारा। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं जिसके थ्रू आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो एक 4 और एंड 19 ये मैंने संख्याएं ली है। अब आपको इनका एचसीएफ निकालना है वो भी भाग द्वारा। तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सबसे छोटी संख्या देखनी है। तो सबसे छोटी संख्या जो होगी वो कहलाएगी आपकी भाजक, और सबसे बड़ी जो संख्या होगी वो कहलाएगी आपकी भाज्य। तो यहां पर देखेंगे तो देखो 19 बड़ी है 4 से, तो जो सबसे छोटी संख्या है वो तो होगी आपकी भाज्य। भाजक 24 बी से डिनोट करेंगे भाजक को बी से, और सबसे बड़ी संख्या 19 होगी यानी भाज्य। तो अब आपको क्या करना है कि 4 का लगाना है 19 में भाग, 4 का 19 में लगाना है भाग। तो बच्चों अब ये भाग कब तक लगाते हैं ये सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। ये भाग आपको जब तक लगाना है जब तक शेषफल 0 ना आ जाए, जब तक शेषफल 0 ना आ जाए आपको भाग लगाना है। तो कैसे लगाना है समझते हैं। जब भी बच्चों आप पहले स्टेप में जब 4 का 19 में भाग लगाएंगे तो देखो 4 चौक होता है 16, तो कितना बचता है 3 बचता है। याद रखना हमारा अगला स्टेप ये होता है कि यदि शेषफल का मान भाजक से छोटा आए, यदि शेषफल का मान भाजक से छोटा आए तो शेषफल का भाग भाजक में लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ये भाजक की गलती थी कि मुझे क्यों छोड़ा, मुझे 0 बना देता भाई पहली बार में। अगर तूने मुझे छोड़ा है तो मैं अब तुझे मारूंगा, अब तुझे मारूंगा, तो इसका मतलब अब 3 का भाग 4 में लगाएंगे। तो देखो 3 एकन 3 यानी 3 एकन 3। तो बच्चों एक बार गया और शेषफल भी कितना बचेगा कि 1 बचा। फिर देखो शेषफल का मान 0 नहीं आया है, फिर से आप देखेंगे तो शेषफल का मान भाजक से छोटा आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि 1 का भाग फिर 3 में लगाना है यानी भाजक में लगाना है। तो 1 दिया
3, तो शेषफल कितना आ गया 0 आ गया। तो अब हमारा यही खत्म हो जाता है, क्योंकि मैंने बताया एचसीएफ निकालने के लिए ये भाग तब तक लगाना जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। बच्चों मैं आपको स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपको द्वारा ना पढ़ना पड़े। तो सबसे पहले बच्चों अब इसको हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम जान लेते हैं इसमें कि एचसीएफ आपका कौन सा होगा कि जब शेषफल 0 आता है अपने भाग लगाते हैं वही आपका एचसीएफ कहलाता है। अब बच्चों लेकिन आपको इसको लेमा के रूप में यानी प्रेमिका के रूप में लिखना है। प्रेमिका बच्चों गलत मत समझ लेना, प्रेमिका ये यूक्लिड विभाजन द्वारा एक ये आपको फॉर्मूला है। तो बच्चों इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको देखना है कि पहला स्टेप आपने क्या किया था। स्टेप नंबर 1 आप स्टेप लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो। तो स्टेप नंबर 1 है आपका कि आपने 19 में भाग लगाया था 4 का, और ये कितनी बार गया 4 बार गया, और शेषफल कितना बचा था बच्चों 3। क्या बताओ r का मान 0 आया, शेषफल का मान 0 आया कि नहीं आया, मने कर देंगे यहां पर। तो आपने अगला स्टेप किया फिर यानी स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या है बच्चों कि आपने अगले स्टेप में यानी 4 में भाग लगाया था 3 का, कितनी बार गया कि 1 बार गया, शेषफल कितना बचा, शेषफल आपका 1 बचा। इसका मतलब अभी भी r का मान 0 नहीं आया है। फिर से आपको एक और स्टेप करना पड़ा, वो कौन सा कि स्टेप नंबर 3 कि आपने 3 में भाग लगाया था 1 का, कितनी बार गया 3 बार गया, शेषफल आ गया 0। तो कह सकते हैं r बराबर 0। तो जिससे पहले हम भाग कर रहे थे वो जो भाजक है वही आपका क्या कहलाएगा एचसीएफ कहलाएगा। ध्यान रखना जब शेषफल 0 आ जाता है वो भाजक आपका एचसीएफ कहलाएगा। तो बच्चों मैंने स्लो इसलिए पढ़ाया है क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि आप इन स्टेपों को सीख चुके होंगे। आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी अपने आप से सरल कर सकते हो। तो बच्चों चैप्टर नंबर 1 का बेसिक हुआ एकदम कंप्लीट। हम अब नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 1.1 लेकर आएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.